हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 एग्ज़ाम के लिए आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 है। फर्स्ट मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं। हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। कथन नंबर 1 है हमारा, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो ये कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि भारत में हिमालय लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन सभी राज्यों में फैला हुआ है। और यहाँ तक कि असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हिमालय 5 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। इसलिए हमारा ये कथन गलत है। कथन नंबर 2 है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। हमारा ये कथन भी गलत है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट 5 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। पश्चिमी घाट 6 राज्यों में फैला हुआ है, ना कि 5 राज्यों में। इसलिए हमारा ये कथन भी गलत है। और कथन नंबर 3 है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। पुलिकट झील भारत का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। तो पुलिकट झील 2 राज्यों में फैली हुई है। इसलिए हमारा सही आंसर है केवल 3, यानी केवल कथन 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? ऑप्शन है ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी नागपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। इन चारों नगरों में से कोलकाता कर्क रेखा के सबसे निकट है। अगर कर्क रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। और ये भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा भारत के इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं। ऑप्शन है ए जुरेसिक भूखंड, ऑप्शन बी आर्यावर्त, ऑप्शन सी इंडियाना और ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। ऐसा माना जाता था कि पहले वर्तमान के सभी महाद्वीप एक ही महाद्वीप के रूप में जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहा गया। और उस पैंजिया के चारों तरफ एक विशाल महासागर था, जिसे पैंथालासा कहा जाता था। इस पैंजिया में विखंडन होने से ये 2 भागों में टूट गया। उत्तरी भाग कहलाया अंगारा लैंड या लोरेशिया भूखंड और दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। इस गोंडवाना लैंड के हिस्से में आते हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय पठारी भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते थे गोंडवाना लैंड, यानी भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का एक भाग था। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? ऑप्शन है ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी होकर गुजरेगा, क्योंकि सिक्किम और राजस्थान दोनों लगभग समान अक्षांश पर ही स्थित हैं। ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं ताकि ये देखा जाए कि आपको मैपिंग की कितनी जानकारी है। तो आप अच्छे से मैपिंग भी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया यानी एक डायलॉग हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 1998 में। उसमें 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो कि नीचे 1, 2 और 3 पर सूचीगत हैं, विचार विमर्श हुआ था।
यानी उस डायलॉग में भारत और पाकिस्तान के बीच 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर विचार हुआ था। तो वो विवादग्रस्त मुद्दे कौन से हैं? यहाँ 3 विवादग्रस्त मुद्दे दिए हुए हैं, हमें ए, बी और सी इन तीनों को बताना है कि इनमें ये मुद्दे कौन से हैं। तो सबसे पहले ए नंबर पर जो दे रखा है वो मुद्दा था सीमा विवाद का निपटारा। सीमा विवाद का निपटारा, यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच जो सरक्रीक रेखा थी, जो सरक्रीक क्षेत्र है, वहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच इस पर विचार हुआ था। तो सबसे पहला था हमारा सीमा विवाद का निपटारा। तो ए का है हमारा 2। बी था, यहाँ हुआ था सैन्य दलों का विनियोजन, जो हमारी नियंत्रण रेखा है वो बी के आसपास है। तो ये है हमारा बी में हुआ था सैन्य दलों का विनियोजन, यानी बी का होगा हमारा 1। और सी जो क्षेत्र दिखाया गया है वो है सिंधु नदी के जल का बंटवारा, तो सी का होगा हमारा 3। हमारा सही आंसर होगा ए का 2, बी का 1 और सी का 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? ऑप्शन है ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी पुणे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। आप देखेंगे जब मैपिंग करेंगे, मैप में देखेंगे तो दिल्ली और बेंगलुरु बिल्कुल समान देशांतर पर स्थित हैं। तो इनमें से बेंगलुरु शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे, यानी जब हम हिमालय की यात्रा करेंगे तो हमें गहरे खड्ड मिलेंगे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग मिलेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता मिलेगी। तो हमें बताना है इनमें से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत यानी नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन से हिमालय के नवीन मोड़दार पर्वत होने के साक्ष्य हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4, यानी गहरे खड्ड, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, ये सभी एक नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि ये सभी ही हिमालय के तरुण वलित पर्वत के साक्ष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ऑप्शन है ए हैदराबाद, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी बंगलुरु यानी बेंगलोर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। जब आप भारत के मैप को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन सभी शहरों में से लखनऊ सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? यहाँ हिमालय श्रेणियों के महत्व के बारे में बताया गया है और पूछा गया है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर क्या प्रभाव होता। कथन नंबर 1 है हमारा, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। तो ये बिल्कुल सही है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। भारत एक ठंडा क्षेत्र होता। क्यों? क्योंकि हिमालय पर्वत श्रेणियां मध्य एशिया यानी साइबेरिया से आने वाली ठंडी लहरों को, ठंडी पवनों को रोकती हैं। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। क्यों? क्योंकि सिंधु गंगा मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और इनकी सहायक नदियों के द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। इसलिए ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो ये मैदान इतनी जलोढ़ मृदा से वंचित होता। और कथन नंबर 3 है, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है।
अगर हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो मानसून का जो वर्तमान प्रतिरूप है वो अलग होता, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ मानसूनी पवनों के मार्ग में अवरोधक का काम करती हैं और उन्हें भारत में वर्षा कराने में सहायक होती हैं। इसलिए अगर हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत में मानसूनी प्रतिरूप कुछ अलग ही होता। इसलिए हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 3 सभी कथन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार, भारतीय मानक समय कौन सा है? भारतीय मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना जाता है। तो भारतीय मानक समय के अनुसार यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं। तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? मतलब पूछा गया है अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर सुबह के 10 बजे हों तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? आपको पता है कि 1 डिग्री देशांतर पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है, यानी जैसे जैसे हम ग्रीनविच से पूरब की तरफ जाते हैं तो समय 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट आगे बढ़ जाता है। तो 82.5 डिग्री से 92 डिग्री पूर्वी देशांतर जाने के लिए हमें कितना जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा 9.5 डिग्री, यानी 9 डिग्री हमें जाना पड़ेगा 9.5 डिग्री। सुबह के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के 10 बजे हैं और हमें जाना है 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो 82.5 से 92 जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा? 9.5 डिग्री। 1 डिग्री पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 9 डिग्री 9.5 डिग्री पर कितना अंतर होगा? सबसे पहले 9 डिग्री देख लेते हैं। 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर, तो 9 डिग्री पर 9 चौक 36 मिनट का अंतर होगा। और जब 1 डिग्री पर 4 मिनट का तो आधा डिग्री पर 2 मिनट का अंतर, तो कुल 38 मिनट का अंतर होगा। यानी अगर भारतीय मानक समय के अनुसार यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय होगा 10:38, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। तो ये कथन हमारा गलत है। आप जब भारत का मानचित्र देखेंगे तो जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखा के बीच नहीं है, आप देख सकते हैं। कथन नंबर 2 है, औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो औरंगाबाद का अक्षांश है वो बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच पड़ता है। और कथन नंबर 3 है, बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। जो हमारा बेंगलुरु है उसकी स्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिण में है। तो इसलिए हमारा सही आंसर है कथन 2 और 3 सही हैं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। ऑप्शन है ए उत्तर को, ऑप्शन बी दक्षिण को, ऑप्शन सी पूर्व को और ऑप्शन डी पश्चिम को। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार जो भारतीय स्थल पिंड है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और इस गोंडवाना लैंड के भाग में अभी बताया था कौन कौन से क्षेत्र आते थे। इस गोंडवाना लैंड में आते थे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय पठारी भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, लेकिन मध्यवर्ती मध्यजीव कल्प में इस गोंडवाना लैंड में विखंडन की प्रक्रिया घटित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय स्थल पिंड उत्तर की तरफ खिसका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड उत्तर दिशा की ओर सरका है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? इसे तो आप आसानी से बता सकते हैं।
ऑप्शन है ए असम और राजस्थान, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी असम और गुजरात, और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहले पूछा कौन सा गया है, पूर्वी पहले पूछा गया है या पश्चिमी पहले पूछा गया है। तो सबसे पहले पूछा गया पूर्वी राज्य कौन सा है, तो पूर्वी राज्य है सबसे अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। सबसे उत्तरी राज्य है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश और सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। यानी हिमालय की रचना कई समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, इनमें से सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है। ऑप्शन है ए शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन बी निम्न हिमालय, ऑप्शन सी वृहत हिमालय श्रेणी और ऑप्शन डी धौलाधर श्रेणी। तो हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहले पड़ता है सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी, उसके ऊपर निम्न हिमालय, ये जिसे कहते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, और फिर उसके ऊपर पड़ता है वृहत हिमालय जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। तो सबसे पहली यानी सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है हिमालय की, सबसे प्राचीनतम श्रेणी है वृहत हिमालय श्रेणी यानी हिमाद्री। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। हिमालय की रचना जिन 3 समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है उनमें सबसे प्राचीन श्रेणी है वृहत हिमालय श्रेणी, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। ये पहला वाला जम्मू कश्मीर का मानचित्र था। वर्तमान में लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों शामिल हो जाएंगे। तो इस मानचित्र को देखना है, यहाँ 1, 2, 3 और 4 से अंकित पर्वत श्रेणियाँ क्रमशः हैं। यहाँ 1, 2, 3 और 4 इन नंबरों से पर्वत श्रेणियों को दर्शाया गया है। हमें बताना है कि इनमें से ये पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं, हमें क्रमशः बताना है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए लद्दाख, जास्कर, काराकोरम और पीर पंजाल, ऑप्शन बी काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर और लद्दाख, ऑप्शन सी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ऑप्शन डी लद्दाख, पीर पंजाल, काराकोरम और जास्कर। अब आप बताइए मैप देखकर कि इसमें से इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहली पड़ेगी हमारी यहाँ काराकोरम लद्दाख श्रेणी, उसके बाद काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर और ये पीर पंजाल। तो सबसे पहला आएगी काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। तो देखते हैं कौन सा आंसर है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ ये उत्तर से दक्षिण की तरफ उन नंबरों से चिह्नित की गई हैं। यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए सेकंड मॉक टेस्ट कंप्लीट किया है। फर्स्ट मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज हमने इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।